इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राइटिंग स्किल्स के बारे में। इसके पहले दो वीडियोस में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको यूनिट नंबर 1 और 2। अब जो है थर्ड यूनिट हम पढ़ेंगे। राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज फार एज आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो, चाहे आपको पर्टिकुलरली आपकी लाइफ में भी इसको यूज़ करना हो, राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और राइटिंग बेसिकली बहुत बाद में आई है एज़ कम्पेयर टू स्पीच, क्योंकि हम जो है पहले बोलना सीखते हैं एज यू नो, और बाद में जो है हम लिखना सीखते हैं। और लिखना ही एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें कहीं ना कहीं जो है लिटरेट बनाता है। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि बहुत सारी चीज़ें लिखने की होती है, जैसे नोट मेकिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे राइटिंग। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही, आप नया फॉर्म ऑफ राइटिंग लिख सकते हो, आप पोम लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके की राइटिंग्स होती है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। लेकिन अभी जो है हमारा सिलेबस क्योंकि जो है स्पेसिफिक है, इसलिए हम जो है कुछ ही तरीके की राइटिंग्स जो है कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो राइटिंग क्या है? तो राइटिंग बेसिकली एक ऐसी कला है, आप कह सकते हैं, जो आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी। ठीक है। तो अब जैसे कि अगर आपको कोई असाइनमेंट देते हैं कॉलेज वाले, तो आपको असाइनमेंट लिखना पड़ता है, राइट? क्योंकि आपको मार्क्स मिलेंगे असाइनमेंट आप लिखोगे तो बेसिकली मार्क्स के लिए जो आप असाइनमेंट लिखते हो, तो बेसिकली आपको जो है ये आपकी ज़रूरत है इसलिए आप लिखते हो। तो इसलिए अकेडमिक राइटिंग जो होती है इज अ रिस्पॉन्स टू अ नेसेसिटी। ठीक है। तो एक प्रोसेस होती है एकेडमिक राइटिंग की। तो क्या होती है? पहले तो प्री राइट, वैसे आप ऐसा करते नहीं हो, लेकिन हाँ, जैसे कि कोई असाइनमेंट आपको मिला तो उसके पहले की पॉइंट्स की मुझे ये कवर करना है, प्री राइट। फिर राइट आपको लिखना है, और फिर री राइट। समझ रहे हो? आप 3 बार आपको लिखना है, तब जाके आपका परफेक्ट जो है पीस ऑफ पेपर निकल कर आएगा। तो प्री राइटिंग मतलब बेसिकली कोई भी असाइनमेंट शुरू होने से पहले आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है कवर करनी है। इसमें सब कुछ नहीं लिखना है आपको, इसमें आपको सिर्फ ये लिखना है कि क्या क्या चीज़ें आप कवर करने वाले हो। ठीक है। तो बेसिकली आप जिस तरीके से आप अपने असाइनमेंट अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे ना, तो एग्जाम के लिए भी आपको इसी तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ हमेशा कि आंसर राइटिंग पे फोकस करिए। तो आंसर राइटिंग में जैसे कि आपको ये पता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है या ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका लिख कर देखिए किस तरीके से इसका आंसर आप लिखेंगे अगर ये क्वेश्चन आया। उसको हम प्री राइटिंग कहते हैं। फिर वापस उसको लिखकर पूरा कंप्लीट आंसर देखिए। ठीक है। जैसे कि कंप्लीट आंसर अगर आपका होने वाला है 500 वर्ड्स का, तो आप जो है थोड़े से वर्ड्स में 50 वर्ड्स में लिखिए कि किस तरीके का आंसर आप बनाने वाले हो। 100 वर्ड्स में लिखिए। और फिर फाइनल आंसर आप लिख के देखिए 500 वर्ड्स का। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन की कमी है, तो फिर आप उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कीजिए। और उसके बाद आपको जो है अपने स्टाइल में किस तरीके से अरेंज करना है पूरा आंसर को, अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंसेस को, ये सब चीज़ें आपको जो है यूज़ करनी है। उसके बाद जब आप पर्टिकुलरली आपको और सी बात है कि जब हम यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जब हम असाइनमेंट लिखते हैं, तो हमारे पास एक डेडलाइन होती है। तो हमारा काम जो है हम डेडलाइन के अकॉर्डिंग ही करते हैं बेसिकली, कि हम जो है इससे पहले इसको सबमिट कर सकें। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है आपको एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि हाँ, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसे जो है आपको वर्ड लिमिट में रखना है, ज़्यादा एक्सपांड नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा एक्सपांड करेंगे तो आपका काम जो है फिनिश नहीं हो पाएगा टाइम पे। समझ लीजिए आपने 500 वर्ड्स का कुछ लिखा, अब आपको लग रहा है कि नहीं, इसमें कुछ और कमी रह गई है, मुझे इसको फिर से लिखना है। तो उसमें आपको कुछ एडिशंस करने होंगे, और उसके बाद फिर आप जो है फाइनली उसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा सा वर्ड लिमिट से बढ़ता हुआ लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी बढ़ता हुआ नहीं लिखना चाहिए। और जब आप स्पेशली असाइनमेंट्स कर रहे हैं, तब मैं आपको ये टिप दूंगी अपार्ट फ्रॉम इट, कि असाइनमेंट्स में आपका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, फ्लो चार्ट वगैरह, वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और सेकेंडरीली आप देखते हैं कि वहाँ पर आपको फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स भी ज़रूर देना ज़रूरी है, बिकॉज जितना ज़्यादा आप फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स देंगे, उससे ज़्यादा समझ में आएगा कि आपने उस टॉपिक पर रिसर्च की है, ऐसा नहीं कि बस आप लिखने बैठ गए। ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया प्री राइट, राइट एंड री राइट। ठीक है। तो ये 3 स्टेप है आपकी प्रोसेस जिसको आपको फॉलो करनी है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप एकेडमिक राइटिंग लिखते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि समझिए अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, या कुछ ऐसा कुछ नया पढ़ रहे हैं जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर फर्स्ट लाइन ही बोरिंग रही तो आप उसको आगे नहीं पढ़ेंगे। तो वैसे ही आपको अपने एकेडमिक राइटिंग में भी स्टार्टिंग से जो है चीज़ों को इंटरेस्टिंग रखना है, हमेशा एक आईएमसी अप्रोच फॉलो करना है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। तो बेसिकली अगर हमें कोई इंसान जो है सीरियसली बेसिकली अगर सीरियसली अगर नहीं दिख रहा है कि भाई स्टार्टिंग में ये क्या बात कर रहा है, हमें पता ही नहीं है, तो बेसिकली इंसान का जो है इंटरेस्ट उसमें से चले जाता है, टीचर्स उसके मार्क्स काट देंगे। तो बेसिक आइडिया ये है कि जब आप स्टार्ट करें, तो आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देना है कि आप किस बारे में लिख रहे हैं। ठीक है। और इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो फर्स्ट सेंटेंस है, वो फर्स्ट सेंटेंस बहुत ज़्यादा जो है इंटरव्यूइंग होना चाहिए, क्यूरोसिटी पैदा करना चाहिए। वैसे एकेडमिक राइटिंग में इतनी ज़्यादा क्यूरोसिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अक्सर जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो टाइटल्स लिखते हैं, जो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, उन लोगों का जो फर्स्ट टाइटल होता है हमेशा बहुत कैची होता है। ठीक है।
और उसके बाद हम देखेंगे कि हमेशा ऐसा भी नहीं है कि इंट्रोडक्शन जो है आपको सिर्फ सिंगल पैराग्राफ का लिखना है। इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आप बड़ा रिपोर्ट लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन आप बड़ा भी लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आना चाहिए? पहले तो बैकग्राउंड आना चाहिए कि आप क्या लिखने वाले हो उसका। उसके बाद डेफिनेशन आना चाहिए और उसके बारे में बाद थेसिस स्टेटमेंट आना चाहिए। तो अगर आपको, वैसे तो अभी आपको ज़रूरी नहीं होता है थेसिस स्टेटमेंट देना, बट अभी जैसे कि अगर आप आगे चल के एकेडमिक राइटिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको थेसिस स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अब इंट्रोडक्शन लिखने के तरीके क्या होते हैं? इंट्रोडक्शन लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप या तो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो मतलब आप क्वेश्चन क्या लिखोगे कि भाई आप जो है किसी जैसे कि क्वेश्चन करते हैं ना कोई भी चीज़ का, उससे जो है आपके आंसर की शुरुआत करो। फिर आप जो है कुछ डाटा प्रोवाइड करो स्टार्टिंग में कि डू यू नो इतना 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 ऐसा करके, तो वो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कोई स्टोरी या कुछ ऐसा शॉर्ट सा बता दो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है। दूसरी चीज़ ये आप एक कोई इंटरेस्टिंग कोटेशन से शुरू करो। अक्सर आंसर्स में मैं कहती हूँ अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो पर्टिकुलरली कोई फेमस राइटर है, कोई ऑथर है, तो उसका आप क्या कर सकते हो, 2-3 लाइन्स लिख सकते हो, ठीक है? और अनयूजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट जो है आपको प्रोवाइड करना है। आपको इंट्रोडक्शन में क्या नहीं करना है? आपको ये नहीं करना है कि आपको डिक्शनरी की डेफिनेशन नहीं छापनी है, ठीक है? आपको जो है स्टीरियोटाइप्स नहीं लिखना है, बोरिंग चीज़ें नहीं लिखना है और मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसा बोल रहे हैं कि आपको इंट्रोडक्शन जब तक नहीं लिखना है जब तक आपने पूरा कंप्लीट ड्राफ्ट नहीं तैयार कर लिया। मतलब इंट्रोडक्शन तो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में आएगा, बट आप इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पेज को छोड़ सकते हो और बाकी पेज कंटिन्यू कर सकते हो। क्यों? बिकॉज जब आप पूरा आंसर लिख चुके होगे ना तब आपको समझ में आएगा कि इंट्रोडक्शन किस तरीके का होना चाहिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको इंट्रोडक्शन आप लास्ट में भी लिख सकते हो, मतलब आना पहले चाहिए इंट्रोडक्शन, लेकिन आप लास्ट में लिख सकते हो। अब यहाँ पर जो है आपको अच्छे अच्छे पैराग्राफ्स लिखने हैं। तो पैराग्राफ क्या होता है आपको पता है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। तो एक एक पैराग्राफ में आप लाइन छोड़ते हो, फिर एक पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आपको पैराग्राफ्स में आंसर लिखने होते हैं। अभी आप यूनिवर्सिटी में आए हो तो आपको पैराग्राफ में आंसर लिखने होते हैं। और क्योंकि पैराग्राफ में जब आंसर लिखते हो तो आपको जो है प्रॉपरली हर एक पैराग्राफ में चीज़ों को आप डिवाइड करते हो। और अगर आपका आंसर आपको शॉर्ट लिखना है तो आप इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन में डिवाइड कर दोगे 3 पैराग्राफ। अगर आपको आंसर लॉन्ग लिखना है तो इंट्रोडक्शन के अंदर ही आप 2-3 पैराग्राफ दोगे, फिर मेन बॉडी के अंदर आप 5-6 पैराग्राफ दोगे। पैराग्राफ के अंदर आप हेडिंग भी डाल सकते हो, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इससे आप कहीं ना कहीं फोकस्ड रहते हो। मतलब अगर आपने पैराग्राफ की हेडिंग डाल दी कि ये पैराग्राफ में मुझे यही लिखना है तो आप वही कवर करोगे। उसके बाद बात करते हैं बॉडी पैराग्राफ की। तो मैंने आपको ये बताया कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देना है, ठीक है? टॉपिक सेंटेंस कि किस बारे में आपका आंसर है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा टॉपिक लेती हूँ, आपका आंसर है सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है? आपको सॉइल पॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है तो आप पहले पॉल्यूशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे कि डू यू नो इतने इतने लोग मारे जा रहे हैं, ऐसा वैसा। पॉल्यूशन का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है? उसके बाद जो है आप गांधी जी का स्टेटमेंट डाल दीजिए, इट्स इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट इट्स नॉट इनफ फॉर बट इट्स नॉट देयर फॉर एनीवन्स ग्रीड, ऐसा करके आप स्टेटमेंट डाल दो। उसके बाद आप क्या करोगे, मेन बॉडी के अंदर शुरू करोगे। तो मेन बॉडी में मेन बॉडी नहीं लिखना है। मेन बॉडी में आप क्या लिखोगे, द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द पॉसिबल कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। आपको जो पूछा गया है उस पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कुछ भी लिखोगे। तो टॉपिक सेंटेंस में पहला टॉपिक आप डालोगे सॉइल पॉल्यूशन किस वजह से हो रहा है, इंटेंसिव यूज, एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये वो जो भी चीज़ें आपको लिखनी है तो ये सब चीज़ें आपको जो है मेंशन करनी है। और उसके बाद सेकंड पैराग्राफ का सेकंड टॉपिक इस तरीके से आपको जो है मेंशन करना है। तो हर एक टॉपिक में टॉपिक सेंटेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका टॉपिक कुछ इस तरीके से है जिसमें आपको हर चीज़ को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी डेवलपमेंट के बारे में लिख रहे हो तो आपका पहला टॉपिक सेंटेंस दूसरे टॉपिक सेंटेंस से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि टॉपिक सेंटेंस इज नॉट अबाउट जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक पैराग्राफ में कुछ और लिखा है, दूसरे पैराग्राफ में कुछ और लिखा है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं हम। एक पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर आपको दिखना चाहिए, ठीक है? और हर एक सेंटेंस एक पैराग्राफ में उसी टॉपिक सेंटेंस के रिगार्ड होना चाहिए। जैसे अगर मैंने लिखा कि फर्टिलाइजर के बारे में लिखा, तो फर्टिलाइजर का मैंने हेडिंग डाला तो सिर्फ फर्टिलाइजर के बारे में ही लिखूंगी मैं कि एग्रीकल्चर हो रहा है तो उससे फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर का यूज़ हो रहा है, उस कारण से क्या हो रहा है, सॉइल डिस्ट्रक्ट हो रही है, उसका मिनरल्स जो है ख़त्म हो रहे हैं, ऐसे से लिखूंगी। ऐसा नहीं लिखूंगी कि भाई फर्टिलाइजर की हेडिंग डाली है और लिख क्या रही हूँ मैं कि इंडस्ट्रीज़ का पॉल्यूशन हो रहा है, ये नहीं लिखूंगी। तो बेसिकली आपको उससे रिलेटेड चीज़ें जो है लिखनी है। उसके बाद हम समझते हैं कि सपोर्टिंग सेंटेंसेस। तो सपोर्टिंग सेंटेंसेस जब आप यूज़ करते हो तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो ताकि आपका आंसर थोड़ा सा अच्छा हो। पहले तो आपको फैक्ट्स प्रोवाइड करने हैं। फैक्ट्स मतलब ये नहीं कि 2892 पीपल
इतना ऐसा फिगर होता नहीं है। 2892 पीपल जो है इतने लोग जो है पॉल्यूशन के कारण इनकी डेथ हो गई, ऐसा फैक्ट्स नहीं देना है। फैक्ट्स मतलब ऐसा होता है कि इंडिया जो है पॉपुलेशन मतलब इंडिया जो है क्या कहते हैं डेवलपिंग कंट्री का जो पॉपुलेशन पॉल्यूशन कितना है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो मतलब आपको एग्जैक्टली चीज़ें नहीं देनी है कि इतना इतना, बट हाँ कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स आप जो है कोट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर फूड सिक्योरिटी के बारे में लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो कि इंडिया जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102 नंबर पे आता है। और स्टडीज शो करती है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है हर साल डेथ के कारण फूड फूड की नॉन अवेलेबिलिटी होने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो इतना मतलब रफ फिगर काफ़ी है, ऐसा डायरेक्ट फिगर देने की आपको ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी होते हैं आंसर्स में। स्टडीज आप कौन सी शो कर रहे हो, कौन से आपने कौन सा कमिटी का रिकमेंडेशन डाला है, एक्सपर्ट की क्या ओपिनियन आप यूज़ कर रहे हो, कौन से एक्सपर्ट्स की ओपिनियन यूज़ कर रहे हो, नाम उनके मेंशन करिएगा, उनका एग्जाम्पल में उनका नेम प्लेस एंड डेट। अगर आप कोई केस स्टडी लिख रहे हो कि सॉइल पॉल्यूशन में आपने केस स्टडी की है, कोई मुंबई का एरिया है तो वहाँ का एरिया आपने कौन सा लिया है और वहाँ पर कौन सी जगह पे केस स्टडी की है, वो सब चीज़ें भी लिखनी है। नंबर्स और डेट्स अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ी तो। और साइंटिफिक स्टडी अगर आप लिख रहे हो तो स्टडी किस तरीके से की गई वो भी आपको बताना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको रिलेवेंट रखनी है और साथ साथ जो है ज़्यादा भी हार्ड नहीं बना देना है चीज़ों को, ठीक है, ताकि इंसान पढ़ते जा रहा है पढ़ते जा रहा है पता ही नहीं है क्या पढ़ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब अच्छा लगना चाहिए, पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, उस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। उसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए, जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप फैक्ट्स एंड फिगर्स ही डालते जा रहे हो और आंसर जो है आपका इंटरेस्टिंग नहीं है। और सारे सपोर्टिंग सेंटेंसेस एक लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए। उसके बाद जो लास्ट में आता है वो है कंक्लूजन। इसमें आपको कहीं ना कहीं एक तो मेन टॉपिक भी आप डाल सकते हो, कंक्लूजन लिख सकते हो, और उसके बाद जो है आप जो है लास्ट में जो है सारी चीज़ें ख़त्म कर सकते हो। और बेसिकली आप जो है अपने आप में लास्ट में जो है जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है वो सबको जो है कोट कर सकते हो। आपने जो जो चीज़ें बताई है उसको कोट करके आप उसको कहीं ना कहीं समझा सकते हो। लास्ट में आपको इसको समराइज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। थेसिस स्टेटमेंट लिखा गया है, फिर बॉडी पैराग्राफ दिया गया है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और फिर कंक्लूजन, इस तरीके से। तो यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको क्या दिया जाएगा, नीचे आपको दिया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको जो है बताया जाएगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब जो है इफेक्ट में आया। उसके बाद और बाकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और फिर आपको कंक्लूजन दिया जाएगा। तो पहले पैराग्राफ में आपने इंट्रोडक्शन देखा, लास्ट लाइन जो है उसमें थेसिस देखा। उसके बाद फिर आपने क्या देखा, हर जगह पे जो भी पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा था वो टॉपिक सेंटेंस से शुरू हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है, तब जाके आप एक प्रॉपर एकेडमिक राइटिंग कर पाएंगे। अक्सर आपके असाइनमेंट्स में जो है ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। अब नोट मेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अक्सर हम स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं मुझे नोट्स चाहिए नोट्स चाहिए। जी हाँ, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। आप उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स हम क्यों बनाते हैं, ताकि बहुत बड़ा मैटर है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, एग्जाम टाइम पे पढ़कर जा रहे हैं तो नोट्स पढ़कर चले जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नोट्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि बहुत सारे पॉइंट्स हमारे दिमाग में है और उसको हमें एक जगह पे लिखने हैं ताकि हम उसे भूल ना जाए। तो इसलिए हम जो है नोट्स बनाते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता है। तो नोट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नोट्स बनाना। तो नोट्स बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नोट्स क्यों बनाए जाते हैं वो तो आपको पता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको जो है कहीं ना कहीं नोट करके रखोगे तो आपको याद रहेगा, वरना टाइम पे जब आप याद नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि फ्यूचर में आप उसको यूज़ कर सकते हो और आपने जो जो चीज़ें पढ़ी है उसको फिल्टर करके एक जो है कंक्लूजन भी उसमें लिख सकते हो। कभी कभी नोट मेकिंग का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली नोट मेकिंग की अगर हम बात करें तो नोट मेकिंग क्या है, तो नोट मेकिंग के लिए आपको सबसे पहले रीडिंग करना ज़रूरी है। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि नोट्स आपके दे दीजिए। मैं कहती हूँ कि आप पहले अंडरस्टैंडिंग लीजिए, एक्सप्लेनेशन लीजिए, फिर नोट्स पढ़िएगा। आप खुद के नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैं बहुत टाइम तक नोट्स नहीं देती हूँ, फिर मैं अपलोड करती हूँ नोट्स। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले खुद के नोट्स बनाइए, उसके बाद जो है आप आपको रिलाई करना है तो किसी और के नोट्स पे आप रिलाई कीजिए, क्योंकि जब आप खुद के नोट्स बनाएंगे आपको ऑटोमेटिकली आइडियाज़ जो है वो याद आ जाएंगे। अब नोट मेकिंग कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो नोट मेकिंग करने के लिए आपको हेडिंग डालनी है हर चीज़ की। जैसे अगर मैं बता रही हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ के बारे में नोट्स मेकिंग करनी है तो मैं उसकी हेडिंग डालूंगी, सॉइल पॉल्यूशन, कॉजेस ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, फर्स्ट नंबर, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, सेकेंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड रिसोर्सेज, थर्ड
कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, फोर्थ, ऐसे करके मैं डालूंगी। तो एक हेडिंग के अंदर 2-3 हेडिंग भी आ सकती है जिसको हम सब हेडिंग्स कहते हैं। और उसके बाद फिर हर एक हेडिंग के सब हेडिंग के अंदर हमें एक पॉइंट लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने महाभारत लिखना शुरू कर दी। फुल सेंटेंसेस अवॉइड करने हैं, एब्रीवेशन जितना यूज़ कर सकते हैं उतना आपको यूज़ करना है। और आपको बहुत सारे एब्रीवेशन, जैसे कि आपको और सी बात है यूएसए, यूके, यूएसएसआर, इसके अलावा बहुत सारे आपको एब्रीवेशन यूज़ करना है। जैसे साइंस के लिए एससी, मिस्टर, मिस, इस तरीके से कॉमन सिंबल्स भी आप यूज़ कर सकते हो, और मेजरमेंट्स एंड फिगर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। खुद के एब्रीवेशन भी आप बना सकते हो, जैसे कि प्रोग्राम, एजुकेशन, और फिर लास्ट में आपको जो है उसके लास्ट में जो है पर्टिकुलरली आप बॉक्स बनाओगे और वहाँ पर लिख दोगे कि मैंने क्या क्या एब्रीवेशन जो है यूज़ किए हैं। और आज के टाइम पे तो आप व्हाट्सएप मैसेजेस लिखते ही हो तो आपको बहुत सारे एब्रीवेशन बनाने आते हैं, ठीक है, लेकिन इतना भी एब्रीवेशन शॉर्ट नहीं होना चाहिए, पता ही नहीं चले कि क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो नोट्स जो बेसिकली हम खुद के लिए बनाते हैं तो हम हमारे अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कोई फॉर्मेट नहीं है, बट एक बेसिक फॉर्मेट ऐसा होता है कि हेडिंग लिखना है, ठीक है, फिर पॉइंट 1 लिखना है, फिर सब पॉइंट, उसका फिर सब पॉइंट, 1 पॉइंट ए, 1 पॉइंट बी, फिर पॉइंट 2, फिर 2 पॉइंट ए, 2 पॉइंट बी, इस तरीके से। और फिर लास्ट में आपने जो जो एब्रीवेशन यूज़ किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एब्रीवेशन अगर बहुत सारे यूज़ किए हैं जहाँ पर मैंने गवर्नमेंट, GOVT लिखा है, ठीक है, तो मैं लास्ट में ये सारे जो एब्रीवेशंस है उसको बॉक्स में डालूंगी और फिर यहाँ पर जो है इसका फुल फॉर्म लिखूंगी। उसके बाद एक और मैंने कुछ भी यूज़ किया है, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए POL यूज़ किया है, POL एंड SSCI, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने यूज़ किया है, तो आपको क्या करना होगा, इसका जो है फुल फॉर्म भी लिखना होगा, बॉक्स के अंदर से डालना होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है एंटायर प्रोसेस होता है नोट मेकिंग का। दूसरा एक आइडिया है पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग का। तो देखिए अक्सर क्या होता है ना कि आपने किसी का कुछ पढ़ लिया, आपको अच्छा लगा, अब आप इसको खुद की लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, मतलब आप ये नहीं चाहते कि उसको कॉपी पेस्ट करो, बट हाँ आप अपना खुद का ओरिजिनल वर्क बताना चाहते हो, उसमें समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग यूज होती है, ठीक है। तो मतलब आपको इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो क्या होता है, इन शॉर्ट पैराफ्रेजिंग क्या होता है, पैराफ्रेजिंग मतलब हम पीस ऑफ राइटिंग को एक नए वर्ड्स में डालना ताकि उसका लैंग्वेज एक्सप्रेशन डिफरेंट रहे लेकिन कंटेंट या आइडिया जो है वो सेम रहे। और समराइजिंग अलग होता है, समराइजिंग मतलब आपने इतना बड़ा वर्क पढ़ा है उसको शॉर्ट पॉइंट्स में आपने लिख दिया, इसे समराइजिंग कहते हैं, ठीक है। अब पैराफ्रेजिंग में आप क्या करोगे, आपने जो वर्ड्स पढ़े उसको थोड़ा चेंज करके लिखोगे, ठीक है, ओरिजिनल सोर्स से। लेकिन आपका जो ओरिजिनल सोर्स का जो मतलब बेसिकली आपने जो पढ़ा है तो आप जो है क्या कहते हैं उसको ही क्रेडिट देने वाले हो, ठीक है, आप उसको ही क्रेडिट देने वाले हो, इसलिए आपको कहीं ना कहीं उसका मीनिंग चेंज नहीं करना है। लेकिन उस जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर एग्जांपल दिया है, देयर हैज बीन मच डिबेट अबाउट द रीजन फॉर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैपनिंग इन 18th century in Britain rather than in France or Germany. This could be paraphrased. Why the industrial revolution occurred in Britain in the 18th century instead of on the continent has been subject of considerable discussion. तो यहाँ पर आपने नीचे जो है आपके बॉक्स में आपने डाल दिया कि मैंने इसका जो है रेफरेंस यूज़ किया है। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि आप पैराफ्रेजिंग जब करते हो तो आप जिस इंसान का पैराफ्रेज कर रहे हो उसको कोट कर देते हो, ठीक है। पैराफ्रेजिंग में मीनिंग वही रहना चाहिए, आप बात ध्यान रखना, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए लेकिन वर्ड्स चेंज होना चाहिए। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको बट हाँ, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर चेंज हो जाना चाहिए लेकिन और वर्ड्स चेंज हो जाना चाहिए लेकिन मीनिंग जो है ओरिजिनल रहना चाहिए। और बेसिकली ऐसा नहीं है कि हाँ ज़बरदस्ती आपने जो है उसको चेंज कर दिया, कुछ भी चेंज कर दिया, जैसे समझ लीजिए 18th सेंचुरी की बात हो रही तो 19th सेंचुरी कर देता हूँ, ऐसा नहीं होगा। आपको बेसिकली वही वर्ड्स यूज़ करने हैं जो वर्ड्स उसमें दिए गए हैं, बट आपको उसका स्टाइल चेंज कर देना है, उसका इन्फॉर्मेशन का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, उसका सिर्फ और सिर्फ स्टाइल चेंज हो जाना चाहिए। और अक्सर हम ये करते भी है, हम जब बुक्स पढ़ते हैं ऑथर्स की तो हम ऐसे एज इट इज थोड़ी ना एग्जाम में लिख कर आते हैं, हम तो उसको चेंज करके लिख कर आते हैं ना एग्जाम में। तो बात अब ये है कि पैराफ्रेजिंग आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये अब जैसे आपको एक और पैसेज दिया है आप उसको पढ़ लेना और पैराफ्रेज वाला पैसेज पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ओरिजिनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कंटेंट। मैंने आपको वही बताया कि आपको कंटेंट चेंज नहीं कर देना है बट आपको पैराफ्रेजिंग करके जो है उसका स्टाइल चेंज कर देना है। अब बात आती है समराइजिंग की। तो समराइजिंग में क्या होगा, समराइजिंग में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें थोड़ा सा चालाकी दिखानी है। मतलब आपके पास हो सकता है कि 1,000 नहीं समझ लीजिए आपके 10,000 वर्ड्स का कोई टेक्स्ट है,
आपको उसको बोला गया है 1000 वर्ड्स में लिखना है। मतलब सामने वाले रीडर का टाइम बचना चाहिए, आपने जो 10,000 वर्ड्स पढ़े उसको 1000 वर्ड्स में लिखो, तो आपके पास वो टैलेंट होना चाहिए, उसे हम समराइजिंग कहते हैं। उसमें भी आपका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बट हाँ उसमें आप कहीं ना कहीं उसको आपको समराइज करना आना चाहिए। आप अपने जैसे कि मूवी देखकर अपने फ्रेंड को उसकी स्टोरी बताते हो, तो बेसिकली वैसे ही आपको जो है पूरी बड़ी सी स्टोरी का आपको जो है छोटा सा समरी देनी है, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, बट आपको उसकी समरी देनी है। तो चाहे आपको पैराफ्रेजिंग करनी हो, चाहे आपको समराइजिंग करनी हो, दोनों भी चीज़ के लिए आपको टेक्स्ट तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक नहीं 2 या 3 बार भी आप पढ़ सकते हो। उस टाइम पे जब आप पढ़ रहे हो तो आप उसको अंडरलाइन करिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहीं पर लिख दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ यहाँ अगर पढ़ रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर जो है ना ऐसा कुछ करके लिख दूँगी कि हाँ ये चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, तो मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ। फिर बाद में जब मैं रीड करूँगी तो उसको मैं जो है कैच कर सकती हूँ, या फिर मैं जब फ्रेम कर रही हूँ तो उसको मैं कैच कर सकती हूँ, ठीक है। अब ओरिजिनल मैटर को आपको साइड में रख देना है, ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। अगर आप उसको देख देख के लिखेंगे ना तो क्या होगा कि आप उसको देख देख के लिखेंगे तो कॉपी हो जाएगा। इसलिए ओरिजिनल मैटर को मत पढ़िएगा, जब आप लिखने वाले हैं सारे पॉइंट्स को अपने खुद के लैंग्वेज में लिखना, और फिर उसके बाद कंपेयर करना कि क्या अलग अलग दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई कुछ चीज़ें हमें ओरिजिनल रखनी है, जैसे मान लीजिए कोई कोड यूज़ करना है, तो वो आप कर सकते हो ओरिजिनल में से देख के। आई होप यहाँ तक कि आपको चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं लेटर राइटिंग के बारे में। तो लेटर्स तो आपने बचपन से लिखते आ रहे हो, बहुत कॉमन सी चीज़ है, इसको आप फॉर्मल में हिस्से में बांटते हो, सेमी फॉर्मल में और इनफॉर्मल में। तो बेसिकली फॉर्मल लेटर्स फॉर्मल सिचुएशन के लिए रहेगा, सेमी फॉर्मल जैसे कि आपको पता है कि जो ज़्यादातर मतलब ऐसे लोग हैं दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सबको आप भेज सकते हैं। फॉर्मल लेटर कैसा आएगा, देखिए यहाँ पर जो है लेटर हेड का एग्जांपल दिया गया है। जब आप पर्टिकुलरली व्हेन यू टॉक अबाउट अ बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस एंटिटी है, तो आपको क्या जरूरत पड़ती है, आपका जो ऊपर है सबसे ज़्यादा लेटर हेड में सबसे ज़्यादा ऊपर आपका नाम आता है। उसके बाद आपका रेफरेंस नंबर आता है, लेटर हेड का डेट आती है, और आप कौन लिख रहा है उसका जो है आपका सेंडर्स एड्रेस भी आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है यहाँ पर, क्योंकि ये एक तरीके का रेफरेंस लेटर है, मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। फिर सर मैडम, उसके बाद फिर नीचे आपका ये पूरे तरीके से ये आएगा कंप्लीटली कि आप किसको आप भेज रहे हो और फिर किसको रिसीव हो रहा है। तो फॉर्मल लेटर के अंदर आपके पास हेडिंग आना चाहिए, जब अगर आप कोई पर्टिकुलरली एक ऑर्गेनाइजेशन से लिख रहे हो तो। अगर आपके पास अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन से आप नहीं लिख रहे हो तो चल जाएगा, मैं आगे चल के बताऊंगी आपको। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन से लिख रहे हो जहाँ पर आप कंपनी के हेड हो, तो वहाँ पर आपको जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऊपर आना चाहिए, और ये अक्सर जो है प्रिंटेड होता है लेटर हेड पे, ठीक है। दूसरी बात आती है रेफरेंस नंबर, मतलब एक पर्टिकुलर लेटर का, हर एक लेटर का रेफरेंस नंबर रहेगा। ये रेफरेंस नंबर यूनिक रहता है, ताकि आप दूसरी बार उस लेटर को, अगर आपको क्लेम करना है तो आप दूसरी बार उसको जो है लेटर को रेफर करके बात कर सकते हो। तीसरी चीज़, डेट आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेट का जो नॉर्मल पैटर्न जो हम यूज़ करते हैं वो DDMM इस तरीके से है। कोई भी तरीके से आप लिख सकते हैं। 28 सितंबर 2019 लिखो चल जाएगा, September 28 लिखो तो भी चल जाएगा, इस तरीके से लिखो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ऐसा 28 और 11 और ऐसा करके लिख दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। एड्रेस जो है, एड्रेस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल जो है एड्रेस जो है हम बेसिकली देखते हैं कि बाहर एड्रेस लिखे हुए होते हैं पेपर्स पे, ठीक है, तो अंदर एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी जो है लिखा जाता है क्योंकि कॉमन प्रैक्टिस चल रही है। सब्जेक्ट लाइन कंपलसरी होती है, सब्जेक्ट लाइन लाइन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। बिना सब्जेक्ट लाइन के आपका लेटर जो है नहीं भेजा जाता, बिकॉज फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल में नहीं आएगी सब्जेक्ट लाइन, बट हाँ फॉर्मल लेटर में लाइन आएगी। सैल्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सर मैडम लिखो। तो सर मैडम जो है बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका कोई प्रीवियस इंटरेक्शन नहीं हुआ है तो आपको सर मैडम लिखना चाहिए, डियर सर मैडम। रिस्पेक्टेड मत लिखना, वो जो है वो बहुत पुराना हो गया है, रिस्पेक्टेड अब नहीं चलता है, गलत है वो फॉर्म, ठीक है। तो आप जो है कहीं ना कहीं सर मैडम लिख सकते हैं। और बेसिकली अगर आपको नाम पता है उनका तो आप नाम से भी बोल सकते हैं। 3 पार्ट में आपको लेटर को डिवाइड करना है। एक इंट्रोडक्शन रहेगा, आप बताओगे कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, डिटेल्स लिखोगे और कंक्लूडिंग पैरा लिखोगे। 3 हिस्सों में आप इसको बांटोगे, 3 पैराग्राफ में उसको डिवाइड करोगे, और फिर योर सिंसियरिटी या योर ट्रूली जो भी आपको लिखना है, और फिर आपको सिग्नेचर देके आपका आपकी क्या पोजीशन है वो बताना है। रेफरेंस भी अगर आप लिख सकते हो तो लिख लिख देना ना, ज़रूरी नहीं है, मतलब बेसिकली कौन कौन लोग जो है इसमें इन्वॉल्व थे वो भी चीज़ में लिखी जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इंक्लोजर अगर आप किसी को क्या कहते हैं भेज रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी को लेटर भेजा, उसमें आपने अपना रेज्यूमे भेजा है, तो साथ में इंक्लोज रेज्यूमे करके आप भेज देना। सीसी मतलब आप ये लेटर किसी और को भी भेज रहे हो तो सीसी करके आप उसमें लिख सकते हो। जैसे आज के टाइम पे तो आप देखेंगे ईमेल लेटर्स में जो है हो ही जाता है ऐसा,
ठीक है, ईमेल में हो जाता है। पोस्ट स्क्रिप्ट आजकल लोग ऐड करते हैं, पूरा लेटर ऐड होने के बाद पोस्ट स्क्रिप्ट जो है तब ऐड की जाती है जब इंसान को ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई इन्फॉर्मेशन जो है लेफ्ट आउट हो गई है, तो उसको पोस्ट स्क्रिप्ट में ऐड कर देते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर लेटर का फॉर्मेट जो है क्लियर हो गया होगा। मैं आपको लेटर जो है एक लिख कर जो है भेज दूंगी और टेलीग्राम चैनल, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे ये तो आपको दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको कंपनी का नाम ये सब नहीं दिया जाता है तो भी फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। तो फॉर्मल लेटर्स लिखने के लिए आपको ये सब नहीं ऐड करना पड़ता फिर, ठीक है, ये सब आपको ऐड नहीं करना पड़ता। सिर्फ आपको जो है सिंपल सा एड्रेस लिखना होता है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, वहाँ पर फिर आपको सैल्यूटेशन, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, उसके बाद फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिस्पॉन्स, या जो भी आपने जिस तरीके से लिखा है, कंक्लूडिंग रिमार्क, योर सिंसियरली, और फिर आपका नाम और आपकी एंडिंग, ठीक है, आप साइन भी कर सकते हो, सैल्यूटेशन आपका, आपका जो है पर्टिकुलर डेजिग्नेशन भी आप लिख सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। रिपोर्ट राइटिंग बहुत ईजी सा है। तो रिपोर्ट राइटिंग दो तरीके की बेसिकली होती है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग रिपोर्ट। अगर हम कहीं जाते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं विजिट करते हैं, आपको स्कूल में कॉलेज में बोला जाता होगा कि अगर आप कहीं घूमने आपको ले जा रहे हैं तो आप रिपोर्ट लिख के देना। तो बेसिकली डिफरेंट तरीके की रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं और डिफरेंट तरीके के उसके फॉर्मेट होते हैं। तो किस तरीके से लिखी जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए डिफरेंट तरीके की रिपोर्ट्स होती है। अगर आपको बोला गया आप कंपनी में काम करते हैं और आपको बोला गया कि आपको क्वार्टरली रिपोर्ट देनी है कंपनी की, कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, तो उससे हम मेमोरेंडम रिपोर्ट कहेंगे। वहाँ पर आप कंपनी का नाम और एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ न्यू दिल्ली लिखा है, आप एड्रेस लिख देना, आपको एड्रेस दिया गया होगा। तो उसके बाद आपने वहाँ पर यहाँ पर जो है रेफरेंस नंबर डाला, ठीक है, रेफरेंस नंबर आपका लेटर का डाला आपने, डेट जो है इंपॉर्टेंट है वो आपने डाली, और आप जिसको लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिसर हो और आपके मैनेजर को आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो टू मिस गायत्री सिंह अकाउंट्स मैनेजर फ्रॉम तन्मय चौधरी अकाउंट्स ऑफिसर, इस तरीके से आप लिखेंगे। और सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट सबमिशन ऑफ क्वार्टरली एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, मतलब आपने जो है रिपोर्ट तैयार की है क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन मिला था और आपने ये काम किया है और ये पूरा रिपोर्ट है और आपने इसको तैयार करके रिपोर्ट दे दी, और उसके बाद रिपोर्टेड सबमिटेड फॉर फर्दर एक्शन, आपने अपनी साइन कर दी, ठीक है। और अगर आप दूसरी चीज़ के लिए काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एज अ डायरेक्टर ऑफ माई इंडिया डॉट कॉम, माई आइडिया डॉट कॉम, यू वे वर्किंग ऑन द आइडिया ऑफ ओपनिंग अ सब्सिडरी कंपनी, और आपको एक टास्क दिया गया कि आपको जो है एक अप्रोप्रिएट लोकेशन ढूंढना है। तो बेसिकली दूसरी रिपोर्ट, एक दूसरी मतलब लेटर के फॉर्म में जो है रिपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप दूसरे इंसान को भेज रहे हो, क्योंकि तो यहाँ पर भी आपका नाम, आपका कंपनी का नाम, मतलब आपका जो है रेफरेंस नंबर, आपका डेट आएगा, बस यहाँ पर सैल्यूटेशन आएगा कि डियर मिस गायत्री सिंह, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर आपका जो है आपका जो भी डिटेल्स है वो सब आएगी। रिपोर्ट में आपको थोड़ा सा फैक्चुअल आपको ज़्यादा रहना पड़ता है क्योंकि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग रिपोर्ट्स में आपको और ज़्यादा जो है बताना पड़ता है चीज़ें, मैं आपको बताऊंगी। तो बताते हैं, लास्ट में आपने सब चीज़ें बता दी और लास्ट में आपने साइन कर दी। रिपोर्ट में आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि रिपोर्ट जब भी आप लिखेंगे तो होल स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट जैसा भी रहेगा, उसके अंदर आपको हमेशा प्रॉपरली जो है क्या कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स को मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद हमेशा जब आप रिसर्च कर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपको रिसर्च कर लेना चाहिए उस चीज़ के बारे में, ऐसे नहीं कि कुछ भी आपने रिपोर्ट लिख दी। उसमें आपको थोड़ी लॉन्ग रिपोर्ट अगर आप लिखते हैं ना तो उसमें आपको कहीं ना कहीं लास्ट में कंक्लूजन, आपका रिमार्क, ये सब भी देना होता है, ठीक है। आप दो तीन बार उसको रिव्यू कर सकते हैं, ग्रामर, स्पेलिंग, एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। पहले तो आपको प्लानिंग करना है कि क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है, छोटा सा आपको पहले तो पैराफ्रेजिंग करनी है, उसके बाद ये रिपोर्ट किसको जाएगी, कैसे जाएगी, वो सब चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है और उसके बाद आपको क्या करना है कि सोचना है कि किस तरीके से मैं रिपोर्ट को लिखूँ जिससे वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको दिखे। देखिए मैं आपको फिर बता रही हूँ, जो लॉन्ग रिपोर्ट्स होती है ना वो थोड़ी सी अलग लिखी जाती है, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। यहाँ पर आपको हमेशा जब आप रिपोर्ट लिख रहे हैं या कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं, मैं तो आपको कहूँगी एक आउटलाइन ज़रूर तैयार कर लीजिए कि किस तरीके से आपको लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखने वाले हो, सेकंड में क्या लिखने वाले हो, ये आउटलाइन जो है आप तैयार कर लीजिए। और जब आप लिख रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि स्पेसिफिक पर्पज से आपको लिखना है और इसमें सिंपल वर्ड्स यूज़ करना है, प्रॉपर हेडिंग्स यूज़ करना है। कोई भी तरीके का आपको मतलब इसमें ऑब्जेक्टिविटी रखनी है, ऐसा नहीं कि महाभारत बता रहे हो, ऐसा नहीं है, शॉर्ट लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट। कुछ भी इररिलेवेंट आपको इंक्लूड नहीं करना है, वर्ड्स, टोन एंड वॉइस जो है आपको सिलेक्ट करनी है। इनकम्प्लीट रिपोर्ट्स अगर आप लिखोगे तो काम नहीं चलेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट कंप्लीटिंग, तो अब आपको देखना है कि वापस जब आपने रिपोर्ट लिख ली तो आप देखेंगे वापस जाकर कि सही लिखी है या नहीं लिखी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ गलत है तो फिर से लिखिए, ठीक है। तो फिर से लिखने का काम जो है फिर आप जब लिखोगे तो आप जो है सही लिखोगे। अब क्योंकि इसमें एंडिंग हो गया, इसमें ये नहीं बताया गया कि लॉन्ग रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, मैं आपको बता देती हूँ।
लॉन्ग रिपोर्ट के अंदर आप पहले ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि आपका क्या, आपने जो है आप गए थे, आप कहीं घूमने या जो भी करने, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। उसके बाद आप ये लिखते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद आप लिखते हो कि उसमें आपने क्या क्या फाइंडिंग्स करे हो, ठीक है। उसके बाद क्या सजेशंस है, आपने क्या क्या किन किन को लोगों को जो है रेफ़र किया है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपने जो है स्टडी की है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के लिए, और उसके बाद क्या क्या मटेरियल आपने रिव्यू किया है। ये सारी चीज़ें जो है आपको रिपोर्ट राइटिंग में आएगी, अगर आपको लॉन्ग रिपोर्ट राइटिंग होगी तो। अगर शॉर्ट होगी आपके सिलेबस में तो नहीं आएगी, डोंट वरी, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, सजेशन, स्टडीड मटेरियल, रिव्यू, और उसके बाद फिर आपको जो है लास्ट में ये भी लिखना है कि आपकी फाइंडिंग्स क्या है, और फिर आपका जो है सजेशन क्या है वो आपको फाइनली लिखना है, और कंक्लूजन आपको लिखना है। आई होप यहाँ तक कि आपको जो है चीज़ें क्लियर है। लास्ट में आपको साइन करनी है क्योंकि आपने लिखी है, आपका इसका सबूत होना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ तक कि क्लियर है। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। इसमें बहुत सारी जो है आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, और ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं करवा दूंगी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। आपको मैं लिंक जो है मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगी, लेकिन इससे पहले आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशन मांगते रहेंगे तो सॉल्व कब करेंगे, तो सॉल्व करिए। अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो मैं आपको जो है डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी, और इसके अलावा आपका जो भी कंसर्न है वो मैं आपको सॉल्व कर दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ हमारा जो सिलेबस है ऑफ पर्टिकुलरली दिस कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ वो फिनिश होता है। 3 यूनिट थे इसके अंदर, और फिर चौथा यूनिट जो है वो बेसिकली स्पीकिंग स्किल्स है। उसमें मैं आपको क्या ही बताऊँ, स्पीकिंग स्किल्स जो है आपका ओरली होने वाला है, प्रैक्टिकल होने वाला है, तो उसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपको जो है बता सकूँ। तो ये है, इसके साथ हमारा जो है ये चैप्टर फिनिश होता है। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।